तो आज का हमारा विषय है आदतें। लेकिन हम प्रेरणा या मोटिवेशन की उन घिसी पिटी बातों से शुरू नहीं करेंगे कि बस कर गुजरो। हाँ, वो सब नहीं। हमारे पास एटॉमिक हैबिट्स किताब का एक बहुत ही दिलचस्प रिव्यू है जो आदतों को बनाने के लिए एक सिस्टम, एक पूरा ढांचा देता है। बिल्कुल। और इस विश्लेषण का मिशन ये समझना है कि कैसे छोटी छोटी, मतलब लगभग अदृश्य आदतें एक बड़ा भविष्य बना सकती हैं। बिल्कुल। और इस रिव्यू का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो इसका मूल विचार है। ये कहता है आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। वाह। इसका सीधा मतलब है कि नतीजा इतना जरूरी नहीं है जितना कि उस तक पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब जो सिस्टम है। ये हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। हम हमेशा अंतिम लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए कह रहा है। चाहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी का सिस्टम ही कमजोर है तो सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई है अंजलि, वो दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद कोडिंग सीखना चाहती है। ठीक है। सुबह तो वो बहुत प्रेरित महसूस करती है, लेकिन रात 8 बजे तक सारी ऊर्जा खत्म और फिर वो कोडिंग की जगह सोशल मीडिया देखने लगती है। बिल्कुल। तो रिव्यू के हिसाब से अंजलि में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि उसका सिस्टम ही खराब है। एकदम सही पकड़ा आपने। अंजलि का मामला इसका एक आदर्श उदाहरण है। उसकी इच्छा शक्ति और उसके माहौल के बीच रोज एक लड़ाई होती है और ज्यादातर मौकों पर माहौल ही जीतता है। तो सवाल ये नहीं है कि अंजलि और ज्यादा प्रेरित कैसे हो, सवाल ये है कि वो एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाए जो उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर ही ना हो। और रिव्यू इसी के लिए 4 बहुत ही व्यावहारिक नियम बताता है। ठीक है, तो अंजलि जैसी स्थिति में फंसे किसी इंसान के लिए पहला कदम क्या होगा? ये सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है पहले नियम से। इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाओ। इसका मतलब है कि जिस आदत को अपनाना है उसका संकेत माहौल में बिल्कुल साफ दिखना चाहिए। हमारा दिमाग आलसी है, वो उन चीजों पर पहले ध्यान देता है जो सामने होती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ रिमाइंडर लगाने से अलग है? बहुत अलग। ये तो माहौल को ही एक ऑटोमेटिक रिमाइंडर बनाने जैसा है। तो अंजलि के लिए इसका क्या मतलब होगा? शायद ये कि जब वो अपना लैपटॉप खोले तो सोशल मीडिया की जगह उसका कोड एडिटर सबसे पहले दिखे। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी कोडिंग की किताबें स्टडी टेबल पर होनी चाहिए, अलमारी के अंदर नहीं। उसका लैपटॉप चार्ज पर लगा होना चाहिए ताकि शुरू करने में कोई रुकावट ना आए। अच्छा। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर कोडिंग शुरू करने के संकेत को इतना स्पष्ट बना देती हैं कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करना होता होगा? हाँ, उन्हें अदृश्य बना दो। जैसे टीवी का रिमोट किसी दराज में रख दो या फोन को दूसरे कमरे में। ये दिलचस्प है। तो हमने आदत को शुरू करने का संकेत तो बना दिया, लेकिन कोडिंग जैसी चीज तो फिर भी मुश्किल और थोड़ी बोरिंग हो सकती है। खासकर एक थका देने वाले दिन के बाद। हाँ, उसे कोई मजेदार कैसे बनाए? यहाँ दूसरा नियम काम आता है। इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक। हमारे दिमाग को काम करने के लिए एक इनाम की उम्मीद चाहिए होती है। अगर कोई काम सजा जैसा लगेगा तो हम उसे टालेंगे। सही बात है। रिव्यू में इसे टेम्पटेशन बंडलिंग यानी प्रलोभन को जोड़ने का तरीका कहा गया है। प्रलोभन को जोड़ना, ये सुनने में तो मजेदार लग रहा है भी? इसका मतलब जो काम आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो आपको करना पसंद है। एकदम सही। अंजलि ऐसा कर सकती है कि वो सिर्फ कोडिंग करते समय ही अपना पसंदीदा संगीत सुनेगी। अच्छा। या फिर वो एक खास तरह की कॉफी बनाएगी जो वो सिर्फ कोडिंग सेशन के लिए ही पिएगी। इससे होता यह है कि हमारा दिमाग उस पसंदीदा चीज से मिलने वाले डोपामीन को, जो फील गुड केमिकल है, हाँ, उसको उस नई आदत के साथ जोड़ देता है। धीरे धीरे सिर्फ कोडिंग का ख्याल ही दिमाग को अच्छा महसूस कराने लगता है। मतलब अपने दिमाग को ही हैक करके उसे ये विश्वास दिलाना कि ये मुश्किल काम असल में मजेदार है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ज्यादातर अच्छी आदतें जैसे व्यायाम करना या कुछ नया सीखना, उनका इनाम तुरंत नहीं मिलता। सही बात। इसलिए ये नियम बहुत जरूरी है। ये उस इनाम को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आता है। बिल्कुल। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी बाधा है। 1 घंटे का कोडिंग सेशन इस सोचने में बहुत भारी लगता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। यही तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम आता है। इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। आसान बनाओ। हमारा दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। अगर कोई आदत शुरू करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, तो हम उसे टाल देंगे। बिल्कुल। तो इसका 1 पेज वाला वर्जन क्या होगा?
अंजलि के लिए लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं 1 घंटा कोडिंग सीखूंगी, बल्कि कुछ और। बिल्कुल, रिव्यू इसे 2 मिनट रूल कहता है। 2 मिनट का नियम? हाँ, कोई भी नई आदत ऐसी होनी चाहिए जिसे 2 मिनट में पूरा किया जा सके। तो अंजलि का लक्ष्य होना चाहिए, लैपटॉप खोलो और सिर्फ 1 लाइन का कोड लिखो। बस इतना आसान कि दिमाग इसका विरोध ही नहीं कर सकता, कोई बहाना ही नहीं बचता। 1 लाइन का कोड, लेकिन उससे क्या होगा? उससे सब कुछ होगा, क्योंकि लक्ष्य 1 घंटा सीखना नहीं है। लक्ष्य है दिखाना और शुरू करना। अच्छा। असली लड़ाई शुरू करने की ही होती है। एक बार जब वो लैपटॉप खोलकर 1 लाइन लिख लेगी तो बहुत संभावना है कि वो 10 लाइन और लिखेगी। और अगर नहीं भी लिखती तो भी उसने अपनी आदत को निभाया है। उसने शुरू करने की कला में महारत हासिल कर ली है। ये नियम आदत बनाने की प्रक्रिया से प्रतिरोध को हटा देता है। ये तो सच में बहुत शक्तिशाली है। तो आदत स्पष्ट हो गई, आकर्षक हो गई और आसान भी हो गई। लेकिन अगर अंजलि ने 1 लाइन कोड लिख भी लिया तो उसे वो संतुष्टि कैसे मिलेगी जो उसे सोशल मीडिया पर लाइक मिलने से मिलती है? बहुत अच्छा सवाल है। कोडिंग का असली फायदा तो महीनों बाद दिखेगा। आपका सवाल सीधे चौथे नियम की ओर ले जाता है। इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले इनामों के लिए बनाए। उसे अभी इसी पल कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक विजुअल प्रोग्रेस ट्रैकर का इस्तेमाल करना। जैसे कैलेंडर पर एक बड़ा सा सही का निशान लगाना? हाँ, बिल्कुल। हर रात जब अंजलि अपना 1 लाइन कोड का लक्ष्य पूरा कर ले तो वो कैलेंडर पर एक बड़ा सा X बना दे। अच्छा। कुछ ही दिनों में उसे उन निशानों की एक चेन, एक लकीर बनती हुई दिखेगी। अब उसका लक्ष्य सिर्फ कोडिंग करना नहीं रहेगा, बल्कि उस चेन को न तोड़ना बन जाएगा। बिल्कुल, वो चेन देखना ही अपने आप में एक इनाम है। ये दिमाग को तुरंत एक सिग्नल देता है कि तुमने आज भी अपना काम किया, तुम सही रास्ते पर हो। और ये छोटी सी जीत दिमाग को अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करती है। एकदम सही। तो ये थे 4 नियम। आदत को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। लेकिन जब कोई इन नियमों को लगातार फॉलो करता है तो क्या सिर्फ उसकी आदतें बदलती हैं या कुछ और भी होता है? रिव्यू में से भी गहरे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात की गई है। हाँ, और जब आपको ये संतुष्टि बार बार मिलती है, जब आप उस कैलेंडर पर रोज निशान लगाते हैं, तो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बदलाव होने लगता है। क्या? आप सिर्फ उस काम को नहीं करते, आप उस तरह के इंसान बनने लगते हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पर इस रिव्यू का सबसे गहरा कॉन्सेप्ट छिपा है। पहचान पर आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान पर आधारित आदतें, इसका क्या मतलब है? देखिए, ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक लक्ष्य है। या मुझे एक किताब लिखनी है, ये भी एक लक्ष्य है। लेकिन रिव्यू कहता है कि सबसे स्थायी बदलाव तब आता है जब आप अपने लक्ष्य को नहीं, अपनी पहचान को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वाह! तो अंजलि के मामले में उसका लक्ष्य कोडिंग सीखना नहीं होना चाहिए, नहीं, बल्कि उसकी पहचान मैं एक कोडर हूं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। जब आप सोचते हैं मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी तो ये एक बोझ लगता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं एक कोडर हूँ और कोडर लोग कोड करते हैं, तो ये आपकी पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अच्छा, हर बार जब अंजलि अपना 2 मिनट का नियम पूरा करती है, वो सिर्फ कोड नहीं लिख रही होती, वो अपनी कोडर वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रही होती है। ये कमाल का विचार है। तो वो छोटे छोटे एक्शन, वो रोज का कैलेंडर पर लगा एक निशान, वो सब मिलकर इस नई पहचान को सबूत दे रहे होते हैं। बिल्कुल। ये आदत को सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि अपनी पहचान का सबूत बना देता है। और जब कोई चीज आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे बनाए रखने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। तो ये जो छोटे छोटे वोट हैं, क्या यही वो 1% का नियम है जिसके बारे में रिव्यू में बात की गई है? हाँ, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। 1% का नियम कहता है कि रोज की 1% की बेहतरी शुरू में तो नजर नहीं आती, लेकिन समय के साथ इसका असर चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है। एक दिन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी शायद नहीं, और यहीं ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं, 1 साल बाद वो 37 गुना बेहतर हो जाते हैं।
और जो सबसे दिलचस्प बात रिव्यू में बताई गई है वो ये है कि ये चक्रवर्ती ब्याज सिर्फ आपके कौशल में नहीं लगता, ये आपकी पहचान में भी लगता है। अच्छा, हर दिन अंजलि सिर्फ 1% बेहतर कोडर नहीं बन रही, वो 1% ज्यादा कोडर बन रही है, उसकी पहचान भी कंपाउंड हो रही है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में तो रुकावटें आती हैं। मान लीजिए एक दिन अंजलि सच में बहुत ज्यादा थकी हुई है या उसका मूड बहुत खराब है, उस दिन तो इच्छा शक्ति का ही इम्तिहान होगा, है ना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और ये हमें तीसरे और आखिरी गहरे कॉन्सेप्ट पे लाता है जो शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। कौन सा? माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली है। एनवायरमेंट इज ग्रेटर देन विल पावर। रिव्यू में एक बहुत ही दमदार लाइन है, आप कमजोर नहीं हो, बस आपका माहौल गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका मतलब असफलता का दोष हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि हमारे आसपास के माहौल पर है। ये तो बहुत राहत देने वाला विचार है। ये एक बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। हम अपनी इच्छा शक्ति को एक सुपर पावर की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एक सीमित संसाधन है जो दिन भर में खत्म हो जाता है। सही बात है। अंजलि जब रात में सोशल मीडिया देखती है तो इसका कारण ये नहीं है कि वो कमजोर है, बल्कि ये है कि उसका फोन एक ऐसा माहौल बनाता है जिसे नजरअंदाज करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। तो समाधान ये नहीं है कि अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत किया जाए, नहीं, बल्कि ये है कि अपने माहौल को ही बदल दिया जाए। एकदम सही। अपनी इच्छा शक्ति को हर रोज परखने के बजाय अपने माहौल को इस तरह से डिजाइन करना ज्यादा असरदार है कि सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल हो जाए। अंजलि के लिए इसका मतलब है कोडिंग करते समय फोन को दूसरे कमरे में रख देना। अगर घर में जंक फूड है ही नहीं तो आप उसे खा ही नहीं सकते, चाहे आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। तो एक अच्छा माहौल आपकी इच्छा शक्ति को बचाता है, उसे खर्च नहीं करता। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सिस्टम तो लगभग अचूक लगता है, लेकिन क्या ये सभी के लिए है? हर चीज की कुछ सीमाएं होती हैं। बिल्कुल होती हैं। क्या रिव्यू इसकी कुछ कमजोरियों के बारे में भी बताता है? हाँ, और रिव्यू इस मामले में बहुत ईमानदार है। इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें भावनात्मक प्रेरणा मतलब इमोशनल मोटिवेशन का अभाव है। अच्छा, ये सिस्टम आपको कोई दिल छू लेने वाली कहानी सुनाकर या जोशीला भाषण देकर प्रेरित नहीं करता। ये एक इंजीनियर की तरह समस्या का समाधान करता है, एक कवि की तरह नहीं। तो ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रैक्टिकल, तार्किक और एक व्यवस्थित रोड मैप चाहते हैं। हाँ। लेकिन अगर कोई जिंदगी में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और उसे काम शुरू करने के लिए एक गहरे क्यों की जरूरत है, तो शायद ये किताब उसे थोड़ी सूखी या नीरस लग सकती है। बिल्कुल, ये कैसे करें पर ज्यादा ध्यान देती है बजाय क्यों करेंगे। रिव्यू के मुताबिक ये स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ में लगे लोगों के लिए सोने की खान है। लेकिन जो तुरंत मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं उनके लिए शायद नहीं, उन्हें शायद निराशा हो। कोई भी एक तरीका हर किसी के लिए काम नहीं करता। ये अपनी जरूरतों को समझने और उसके हिसाब से सही टूल चुनने के बारे में है। तो आज के इस विश्लेषण से हमने देखा कि आदतें सिर्फ इच्छा शक्ति या अनुशासन का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम डिजाइन करने के बारे में है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के साथ काम करे, उनके खिलाफ नहीं। एक ऐसा सिस्टम जो आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाए। और उससे भी बढ़कर ये सिर्फ अपने कार्यों को बदलने के बारे में नहीं है, ये धीरे धीरे एक एक दिन करके अपनी पहचान को बदलने के बारे में है। और इस विश्लेषण का जो अंतिम विचार है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या? ये कहता है आप लक्ष्य नहीं बदलते, आप आदतें बदलते हो और आदतें आपकी पहचान बन जाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। किसी की आज की छोटी छोटी लगभग अदृश्य आदतें कल की किस पहचान को बना रही